हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो बेटे, हमारा क्या चल रहा है, सीए फाउंडेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा सीक्वेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक से हम लोग कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है और उसका आज फोर्थ लेक्चर मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो बेटे, सबसे पहली बात कि हमने जो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 लिया है, पहले उसको मैं कवर करवाऊंगा एक बार रिवीजन के साथ। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था, रिवीजन होती रहेगी। ऑल वेल, यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप यकीन मानो, अगर आपने ये यूनिट के सारे लेक्चर सुन लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा बच्चों का खेल आपको लगने वाला है। क्लियर है। और बहुत बड़ी मात्रा में आपके पेपर में आएगा, मिनिमम 30 से 32-33 नंबर का आउट ऑफ 100 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने वाला है। लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी बातें होने वाली है। शुरू करने से पहले आप सबको याद दिलाता हूं बेटे, आप सब मेरी वीडियो को देख रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग कम लाइक करते हो, तो थोड़ा सा लाइक्स को बढ़ाएं। कुछ नहीं करना, एक बटन दबाना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और वीडियो को देखते रहना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1, नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब था। तो सबसे पहले हमारी बात हुई कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म कब हुआ था। तो 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अस्तित्व में आया। पूरे भारत में लगता है, ऑल ओवर इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। तो सर जम्मू एंड कश्मीर की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2019 से पहले धारा 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था, अब होने लगा है। तो सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटे मेरे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ये बात बोलता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ऐसा एग्रीमेंट बनाना जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको। कहने का मतलब, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट मत बनाना, बिजनेस एग्रीमेंट आप लोग बनाओगे। तो एग्रीमेंट एक डेफिनेशन भी देता था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऑल वेल। तो प्रॉमिसी का मतलब क्या, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बेटे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। तो ये हमने तीन छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी। और फिर मैंने एग्रीमेंट के बारे में दो बताया, दो सोशल, एक बिजनेस। सोशल बिजनेस, सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो सिर्फ एग्रीमेंट पर आकर रुक जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनता, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और अगर आप बिजनेस एग्रीमेंट की बात करते हो, तो बेटे एग्रीमेंट तो वो है, और कौन सा है, बिजनेस एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, दोनों को जोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस डेफिनेशन, सॉरी डिफरेंस से, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया। तो मैंने अपने नोट से पहले आपको दिखाया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के पहलू होते हैं, किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो। तो पहला मैंने बताया आपको, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो या तो ओरल में, जैसे कि आपने ऑटो रिक्शा किया, सुबह आप दूध लेने गए, दूध ब्रेड लेने गए अपने ब्रेकफास्ट के लिए, आपने किसी ढाबे पे खाना खाया, तो यहां पर सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप थोड़ा सा और महंगा वाला, जहां पर मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अगर वो वाले कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हो, ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो हम जनरली राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप परचेज करने जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा लैपटॉप को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होने वाला है, आप जरूर बिल उससे लेकर आने वाले हो। तो एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल और रिटर्न बनता है, दूसरा था इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे,
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप इम्पोज्ड बाय लॉ कहते हो, मतलब कानून ने वो आपके ऊपर थोप रखा है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कुली का। अगर रेलवे स्टेशन में रेड कपड़े, लाल कपड़े पहने वाले, साथ में उसके हाथ में यहाँ पर बिल्ला है, उसने आपके सामान को उठाया, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उसके बिना कहे समझ जाना है कि वो कुली है। जब वो सामान छोड़ेगा तो आपसे पैसे की डिमांड करेगा, आपको थैंक यू नहीं बोलना उसको। ऑल वेल। फिर हम बात करते हैं बेटे अगला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने कहा था ये यूनिट नंबर 6 का पूरा हिस्सा है। यूनिट नंबर 6 आएगा आपका क्वाजी एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वहां मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। नेक्स्ट था मेरे बच्चे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फर्ड होते हैं। इन्फर्ड मतलब चलते हैं, बनते हैं, इन्फर्ड होते हैं पार्टीज के कंडक्ट से। तो 4 एग्जांपल दिए थे। मैंने कहा था अगर आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में एटीएम मशीन आपसे कुछ कंडक्ट करवा रही होती है और आप उसको फॉलो कर रहे होते हो। जैसे सबसे पहले लिखा होता है प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, आप कार्ड डालते हो। फिर वो बोलते हैं प्लीज एंटर द पिन, आप पिन डाल देते हो। फिर आप डालते हो, उसमें कहते हैं अमाउंट डालो, आप अपना अमाउंट डालते हो और पैसे आ जाते हैं। तो ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें कंडक्ट हुआ है, तो इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने। नंबर 2 एग्जांपल दिया था कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। आप किसी ऐसी टेलीफोन मशीन पर बात कर रहे हो जिसमें सिक्का डालते हैं। तो जैसे 51 सेकंड पर आप पहुंचते हो बात करते करते, वो मशीन आपको एक इंस्ट्रक्शन देने लगेगी कि नया सिक्का डालो वरना फोन आपका कट जाएगा। और तीसरा है वेट मेजरमेंट मशीन, जहां पर आप अपने वजन को वजन तोलने जाते हो। और चौथा है फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल, तो नीलामी के अंदर जब तीसरा हथौड़ा लग जाता है तो वहां पर माना जाता है कि अब सेल हो चुकी है। ऑल वेल। तो ये हमारा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब अगला क्या है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद मुझे ये पता लगाना है कि जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्रिएट किया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो अभी एग्रीमेंट क्रिएट किया है, मुझे ये चेक करना है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो फिर आंसर क्या होगा? अगर आपने बिजनेस एग्रीमेंट क्रिएट किया होगा तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, सोशल किया होगा तो नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, जिसमें मैंने आपको 5 बातें पढ़नी है, आपके इंस्टीट्यूट की बुक में लिखी है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी मैंने कहा था हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे, टैसिट मैंने आपको अभी बताया, और एक था ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, इन पांचों के अलावा जब हमने इन 5 एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, तो हमें चेक करना है कि उस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो लीगल एक्शन ले सकते हो या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने वो एग्रीमेंट वैलिड बनाया हो या नहीं। तो हमें पढ़नी है कितनी बातें, तो सुनना। या तो आपका एग्रीमेंट बना होगा वैलिड, कोई एग्रीमेंट वैलिड होता है वो ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। या आपका एग्रीमेंट बना होगा वॉइड, या आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। तो मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था? बनते वक्त वैलिड होते हैं, परफॉर्मेंस से पहले कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज की वजह से परफॉर्मेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चौथा वॉइडेबल, पांचवा इलीगल। एक इसका हिस्सा और है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या करना है? मैंने आप लोगों को बताया कि 10 बातों का ख्याल रखना है। अगर 10 की 10 बातें आपने फुलफिल कर दी, आपका एग्रीमेंट वैलिड है। अगर 10 में से कोई बात चूक गई, एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, आप जब वैलिड एग्रीमेंट बनाएंगे तो आपको देना प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अब प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस देते कैसे, इसके लिए इसी यूनिट के अंदर आगे पूरा का पूरा टॉपिक है ऑफर का, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज है, और पूरा का पूरा टॉपिक है एक्सेप्टेंस का, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या है सर, आप प्रॉपर ऑफर दोगे और उसकी एक्सेप्टेंस। तो कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि गुरुजी प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी दी जाती है,
तो दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑल वेल। तो यहां मैंने आपको एक केस लॉ बताया था, वेल्फर वर्सेस वेल्फर। मिस्टर एंड मिसेस वेल्फर जो श्रीलंका यानी कि उस समय का सीलोन नाम की जगह पर रहते थे, जो इंग्लैंड घूमने गए थे। पति ने वादा किया मैं तुझे मेंटेनेंस के पैसे भेजूंगा, पति ने वादा तोड़ दिया, वाइफ ने पति के खिलाफ केस कर दिया और इंग्लैंड कोर्ट ने ये बात बोली कि ये डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ऑल वेल। तो दूसरी बात, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। तीसरी बात बच्चे क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट प्राप्त करना रिसीव करने वाला नहीं है, ये एक्सेप्ट छोड़कर है, EXCEPT। ऑल वेल। तो एक्सेप्ट 3 लोग, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर मतलब वो बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, अनसाउंड माइंड मतलब पगला, पागल बंदा। तो आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। और तीसरी बात है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब वो लोग जिनको कानून ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, जैसे कि कोई इंसॉल्वेंट पर्सन या कोई एलियन इनेमी, विदेशी दुश्मन। जैसे इंडिया और चाइना की अगर आज वॉर हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, कोई भी इंडियन बिजनेस पर्सन चाइनीज बिजनेस पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकता। ये हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, हम लोग डिस्क्वालीफाइड है। समझ में आ गया। तो 3 बातें हो गई, रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। 3 ओके। हमें पढ़नी है कितनी, टोटल 10 बातें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। और अभी चल रही है बेटे मेरे रिवीजन, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने फ्रेश टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। चौथी बात, कंसीडरेशन। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक वैलिड कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन मतलब आपको कुछ मिलेगा और मुझे कुछ मिलेगा। जैसे कि आप अगर कहीं पर क्लासेस ले रहे हैं तो आप फीस दे रहे हैं और बदले में आपको सर्विसेज मिल रही है। अगर आप एक टेलीविजन खरीदने गए तो टीवी आपको मिल रहा है, बदले में आपने पैसे दिए, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। लैटिन वर्ड है इसका क्विड प्रो क्यो, QUID PRO QUO। ऑल वेल। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे अभी आप लोग मेरी सर्विसेज ले रहे हो, आपको रिटर्न में मिल रहा है क्या, कंसीडरेशन। 5वां पॉइंट कहता है फ्री कंसेंट। तो बेटे जब भी आप कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो दोनों पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। मतलब दोनों पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी दबाव के बनाएंगे। और अगर फ्री कंसेंट नहीं हुई तो लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर अगली बात क्या थी, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टी जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट बनाते वक्त उनका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है सर्टेनिटी, मतलब आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की सर्टेन होनी चाहिए। तो यहां पर आपके इंस्टीट्यूट की बुक में हमने एग्जांपल पढ़ा था कि मान लो मैं ऑयल बेचने वाला पर्सन हूं, मेरे पास आपका कॉल आता है, आप मुझसे कहते हो मुझे 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए, मैं बोलता हूं शाम को डिलीवर कर दूंगा। लेकिन सर मैं 15 अलग अलग तरीकों के ऑयल बेचता हूं, क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया वहां पर सर्टेनिटी थी, तो नहीं थी। तो सर्टेन होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, 8th पॉइंट कहता है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड करार दे रखा हो, यूजलेस करार दे रखा हो। समझ में आ गई बात। जैसे कि मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगा तो ये यूजलेस एग्रीमेंट है। जब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे वहां मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के आगे अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ाऊंगा, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो पब्लिक के लिए बनी है और उसके अपोज्ड अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो वो यूजलेस एग्रीमेंट होता है। वहां मैं आपको टोटल 11 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और उन 11 में से तकरीबन 10 पॉइंट जो होंगे वो वॉइड होंगे, मतलब उनको ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर करा हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ ने, एक्ट ने, सॉरी नॉट कोर्ट ऑफ लॉ। और ओके बेटे। 9वां पॉइंट पॉसिबल टू परफॉर्म। आप ऐसे एग्रीमेंट बनाना जिसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप 100 में से 101 नंबर ले आते हो तो आपको मैं मैकबुक दूंगा एप्पल का, नहीं ला पाओगे क्योंकि पॉसिबल टू परफॉर्म है ही नहीं। एट द 10th पॉइंट इज अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ, मतलब आपको दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है
एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते करते भारत के दूसरे लॉस के बारे में भी आपको सोचना है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है यू कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ओरली, लेकिन एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया था, वो एक्ट ये कहता है इफ यू आर ट्रांसफरिंग योर लैंड बिल्डिंग देन यू हैव टू मेक योर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग और प्रॉपरली रजिस्टर्ड इन फ्रंट ऑफ विटनेस। तो वहां पर उस कानून की बात माननी है। ठीक है जी। तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका पूरा का पूरा हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूं क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा बेस यही है। अब रिपीट करूंगा, आप लोग अपने मन में बोलने वाले हो बिना बुक में देखे। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, पॉसिबल टू परफॉर्म अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ऑल वेल। तो ये मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी का पहला मैंने कर लिया, कौन सा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अब दूसरा कौन सा है मेरे बच्चे? वॉइड एग्रीमेंट। और तीसरा कौन सा हमने पढ़ा था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक साथ क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि लोग और स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको कहा जाता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं, जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली वैसे ही यूजलेस। जैसे मान लो मैंने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई क्या तू अपनी गाड़ी मुझे बेचेगा, तो माइनर ने भी बोला ओके अंकल 100 रुपए में बेच दूंगा। या माइनर ने मुझे एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट वॉइड है। मतलब मैं माइनर के खिलाफ या माइनर मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कोर्ट ने साफ बोला हुआ है एक्ट के माध्यम से कि ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। या अनसर्टेन एग्रीमेंट, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये सारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ऑल वेल। तो दूसरा हो गया। तीसरा है बेटे मेरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको बनाते वक्त, जब हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब ये वॉइड था ही नहीं। एक्चुअली में तब ये क्या था? तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। एक मिनट। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब हमने बनाया था तो बनाते वक्त ये वॉइड था ही नहीं। ये बनाते वक्त क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब परफॉर्मेंस की ड्यू डेट आई तो उस समय या उससे ठीक पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हो गई कि वो वैलिड बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट की इनफोर्सिबिलिटी पे सीज लग गया। मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया था फार्मर का। कौन सा एग्जांपल दिया था बेटे? फार्मर का। एक फार्मर से मैंने एग्रीमेंट किया कि आपके खेतों के सारे आलू 2 महीने बाद क्या आप मुझे बेचोगे? उसने एग्री करा, 5 रुपए पर केजी। ऑल वेल। तो ये पूरी सर्टेनिटी सब कुछ हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट ओके करे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन डिलीवरी से पहले इतनी हैवी रेनफॉल हुई जिसकी वजह से सारे आलू खराब हो गए। तो अब मैं उस फार्मर पर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता क्योंकि हमारा एग्रीमेंट क्या हो गया? जो वैलिड था वो वॉइड हो गया। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law. All well. फिर नेक्स्ट था हमारा बेटे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। पिछली क्लास में जो पढ़ा था, इससे आगे भी है बट पिछली क्लास में ये लास्ट हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होते हैं? तो एक बार और याद दिला दूं, जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज पिछली सारी की सारी वीडियोस देखकर फिर यहां पर आना। आपकी क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आने वाला टॉपिक। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो छोड़ो पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ रेगुलर बेसिस पर आपने लिया तो मैं आपसे श्योरिटी जाता हूं कि आप सीए फाउंडेशन के अंदर एग्जेम्पशन लॉ में लेकर आओगे ही आओगे, वो भी फ्री में। आपको कहीं पर कोई लॉ की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ओके, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप बोलते हो कौन सा?
कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है? तो याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मान लो ए ने बी की कार बी को धमका कर खरीदी। ए ने बी से उसकी कार खरीदी, लेकिन बी की मर्जी नहीं थी बेचने की, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं था। और जब भी फ्री कंसेंट नहीं होता तो वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो किसने ये काम किया? ए ने धमकाया, तो ए को हम बोलेंगे कौन सी पार्टी बेटे? डिफेंडेंट पार्टी। और बी को हम क्या बोलेंगे बेटे मेरे? एग्रीव्ड पार्टी। ऑल वेल, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक हमने बात की थी पिछली क्लास में, और इस जगह पर हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास की शुरुआत हो चुकी है अब। ऑल वेल, तो उम्मीद है अभी तक मैं आपको पिछला पूरा टॉपिक जहां से भी हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा मैंने क्लियर करवा दिया। आपके माइंड में एक पूरी की पूरी छाप जा चुकी है कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फिलहाल का क्वेश्चन क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? चलो बहुत धीरे धीरे समझेंगे बेटे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब भविष्य में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य में फ्यूचर में जिनकी एनफोर्सेबिलिटी पे सीज लग जाए, सील लग जाए, मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बनाते वक्त वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, आई एम रिपीटिंग, ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो सर ये क्या होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी? आप बार बार इस शब्द का यूज कर रहे हो बेटे। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे बहुत तेज हैवी रेनफॉल हुआ और हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए, अर्थक्वेक आया, सुनामी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया, मान लो कानून चेंज हो गया, भारत का चेंज इन लॉ ही हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था वो क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो ध्यान से सुनेंगे बेटे। तो ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का पहले सबसे डिफरेंस का मैंने मीनिंग बता दिया आपको। अब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो कि एग्रीव्ड पार्टी होती है, कैंसिलेबल होते हैं। तो याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, और अभी रिवीजन में भी मैंने आपको बताया कि ए है और बी है। ए ने जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ बना लिया, उस समय बी की मजबूरी थी कॉन्ट्रैक्ट को बनाना, लेकिन जैसे ही बी अपने घर पहुंचेगा या उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, तो बी उस बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। बी यहां पर कौन सी पार्टी है? एग्रीव्ड पार्टी। और ए यहां पर कौन सी पार्टी है? डिफेंडेंट पार्टी। ऑल वेल, मैंने आपको यह भी बताया था कि 5 सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं होती है। पहली सिचुएशन कोएर्जन, दूसरी सिचुएशन अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरी सिचुएशन फ्रॉड, चौथी सिचुएशन मिस रिप्रेजेंटेशन, और पांचवी सिचुएशन होती है मिस्टेक। इनमें से ये 4 सिचुएशन जो है वो वॉइडेबल होती है, और मिस्टेक वॉइड एंड वैलिड होता है। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, अब आपने हमें ये समझाया नहीं। तो बेटे जैसे ही यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 3 का सेकंड टॉपिक, उस टॉपिक का नाम ही फ्री कंसेंट होने वाला है। वहां पर 4-4, 5-5 पेजों की इनकी डिटेल आने वाली है, और आप बिलीव नहीं करोगे, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आप बस इतना समझो कि कोएर्जन मतलब किसी को धमकाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मोरल प्रेशर मतलब इमोशनल अत्याचार, फ्रॉड आप सब जानते हो, आप सबने किया भी होगा बहुत लोगों के साथ, और आपके साथ शायद हुआ भी हो। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है इनोसेंट मिस स्टेटमेंट, मतलब मैंने कुछ गलत बात किसी को बोली,
जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया, लेकिन मैं बोलते वक्त ये सोच रहा था कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। अभी बस इतना समझ लो, इसकी मीनिंग वहां पर पूरी डिटेल करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैंने किसी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट धमका कर या इमोशनली ब्लैकमेल कर कर फ्रॉड करके बनाया है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने बनाया तो मुझे डिफेंडेंट पार्टी बोलेंगे, जिसके साथ बनाया उसको एग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे। जब बनाया था कॉन्ट्रैक्ट तब वो वॉइडेबल था, बाद में वो एग्रीव्ड पार्टी उस बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कैंसिल करवा सकता है। इससे अच्छा आपको कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटे मेरे? यहां लिखा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाना कोर्ट में लीगल एक्शन जाकर ले सकते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। तो जिसके ऑप्शन पर एनफोर्सेबल है उसको एग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे, जिसके ऑप्शन पर एनफोर्सेबल नहीं है उसको डिफेंडेंट पार्टी बोलेंगे। समझ में आ गया? सेकंड मीनिंग के बाद एनफोर्सिबिलिटी। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कोर्ट में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते। खुद ही सोचो, वो जो फार्मर का एग्जांपल दिया था, हैवी रेनफॉल की वजह से पूरा खेत खराब हो गया, मेरे को डिलीवरी नहीं मिली आलू की, तो क्या मैं फार्मर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूं? क्या फार्मर ने कुछ गलत काम किया? क्या उसने कोई फ्रॉड किया? वो तो नेचर की वजह से उसके आलू खराब हो गए, तो मैं एनफोर्सेबल नहीं कर सकता। मतलब ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स एट लॉ। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, हमने मीनिंग में भी पढ़ा, एट द ऑप्शन ऑफ विच पार्टी बेटे? एग्रीव्ड पार्टी, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ऑल वेल। अब ये बताओ कि क्यों एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर फ्री कंसेंट नहीं होती। जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के, उसका पॉइंट नंबर 5 जो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में अगर आप चलते हो तो पॉइंट नंबर 5 में ये बता रखा है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो देखो लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। और वॉइड क्यों बनता है? क्योंकि या तो लॉ में चेंजेस आ जाते हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज हो जाते हैं। मतलब पार्टीज की कोई इच्छा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने की, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि पार्टी अब अपना कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करेगी ही करेगी। समझ में आ गया? तो चौथा पॉइंट इसी का, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तो होता ही नहीं ना। अब जब हैवी रेनफॉल की वजह से फार्मर के सारे आलू खराब हो गए तो क्या फार्मर मुझे डिलीवरी करेगा? तो नहीं करेगा। तो ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जाओ तो लिखा है इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एनी पार्टी कैन sue द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां सुनना समझना थोड़ा कि भाई अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी पे अधिकार होता है डिफेंडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का। अब मान लो कि एग्रीव्ड पार्टी ने डिफेंडेंट के खिलाफ समय पर लीगल एक्शन लिया ही नहीं, मतलब डिफेंडेंट ने गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या तो कोएर्जन करके या इंड्यू इन्फ्लुएंस करके या फ्रॉड करके, बट एग्रीव्ड पार्टी ने पता होने के बाद भी लीगल एक्शन नहीं लिया। तो अब यहां पर क्या हो सकता है? इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीव्ड पार्टी ने केस नहीं किया, एनी पार्टी कैन sue द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर अब इस एग्रीव्ड ने डिफेंडेंट पार्टी के साथ जो भी एग्रीमेंट बनाया था, तो फिर ये एग्रीव्ड पार्टी को के खिलाफ केस कर सकता है कि भाई तुम परफॉर्मेंस करो, या एग्रीव्ड पार्टी इसके खिलाफ परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकती है, कैंसिल करने के लिए केस नहीं कर सकती। जैसे मान लो मुझे पता लग गया कि मेरे साथ मोरल प्रेशर या फ्रॉड करके किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मेरा अधिकार है उस पर लीगल एक्शन लेना, लेकिन मैंने नहीं लिया लीगल एक्शन। मैं चाह रहा हूं चल कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया, मुझे तो अब परफॉर्मेंस चाहिए।
तो फिर मैं उसके खिलाफ कैंसिल करने की बजाय परफॉर्म करने के लिए लीगल एक्शन ले सकता हूं। ऑल वेल। और पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तो बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या किसी पार्टी पर कोई रेमेडी होती है? रेमेडी मतलब किसी पार्टी पर कोई अधिकार होता है? कोई अधिकार नहीं होता। नेचुरल इवेंट हो गया, कानून बदल गया, दोनों पार्टी चुपचाप अपने घर में बैठेगी, किसी के पास कोई राइट नहीं है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, उस पार्टी की जिसने फ्री कंसेंट नहीं होने का मतलब कि जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन मेरे से किसी बंदे ने 100 रुपए में खरीद लिया। अब आप बोलोगे सर आपने बेचा क्यों? बेटे मेरे पेट पे पिस्तौल लगी हुई थी, उसने कहा मेरे को ये फोन खरीदना है, तो मैंने मजबूरी में अपना फोन 100 रुपए में उस टाइम बेच दिया। मतलब मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ कोएर्जन। उसने पेपर पे लिखवा लिया, लिखो मैं अपनी मर्जी से फोन तुम्हें 100 रुपए में बेच रहा हूँ। क्यों लिखवाया? उसको लगा कि मैं पेपर को कल को कोई बात होगी तो मैं दिखा दूंगा कि इसने तो साइन करके दिया। तो बाद में मैं कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता हूं, मेरा अधिकार है। तो मैं कौन सी पार्टी हूं? मैं हूं एग्रीव्ड पार्टी। मैं किसके खिलाफ जाऊंगा? डिफेंडेंट के। मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। ऑल वेल। तो यहां लिखा है द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे प्यारो, नया शब्द आया आपके लिए कानून में। रिस्काइंड का मतलब होता है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस बंदे ने मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। समझ में आ गया जी? ओके जी। कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? मतलब मैं जब उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा तो ये थोड़ी कि 6 साल बाद जाकर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। 6 साल पहले उसने मुझे धमकाया था और आज जाकर कोर्ट में जा रहा हूं एक रीजनेबल टाइम पर। जैसे उसने मुझे धमकाया 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता हूं। इफ सो रिस्काइंडेड इट बिकम्स ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जब कैंसिल करा तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना, और अगर मैंने कैंसिल नहीं करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड हो गया। नहीं समझे? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उसके साथ में तो कोर्ट बोलेगा कि आप दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो इससे ऊपर वाले पॉइंट में बताओ परफॉर्मेंस में, मैंने परफॉर्मेंस में क्या बताया था यहां पर कि अगर मैं लीगल एक्शन नहीं लेता तो कोई भी पार्टी मेरे ऊपर या मैं सामने वाली पार्टी पर परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकता हूं। तो यहां वही है, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। क्योंकि केस हम कब कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए? जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ऑल वेल। तो उम्मीद है बेटे ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बता पाया। क्लियर है जी? चलो जी। तो हमने क्या कर लिए? हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? तो एक बार मैं आपको इसके टॉप लेवल पर लेकर हेडिंग दिखाना चाहूंगा, तो ध्यान से देखेंगे। ये देखो बेटे, मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। हाँ जी सर बता दिया। तो कौन से होते हैं? जिसमें 10 पॉइंट होते हैं। 10 के 10 बता दिए, ठीक है जी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, जी सर बता दिया। सॉरी, वॉइड एग्रीमेंट बता दिया, हाँ जी सर बता दिया। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वॉइड अब इनिशियो, जो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, जी सर बता दिया। कौन से होते हैं? जो बनाते वक्त वैलिड होते हैं, परफॉर्मेंस से पहले सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। इलीगल, ये बताना है अभी। वॉइडेबल बता दिया जी, हाँ जी सर बता दिया। कौन से होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त जिस पार्टी ने बनाए उसकी कंसेंट फ्री नहीं होती, उससे जबरदस्ती बनवाए जाते हैं। तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो एग्रीव्ड पार्टी, जिसने कंसेंट ऑब्टेन करी कोएर्जन करके या ड्यू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके, उसको डिफेंडेंट पार्टी बोलते हैं। और एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, इसीलिए वॉइडेबल को हम कैंसिलेबल बोलते हैं। ऑल वेल। और अनएनफोर्सेबल क्या होता है वो भी बताएंगे। तो बचा क्या? इलीगल। चल बेटे इलीगल को भी देख लो, बहुत सिंपल। इलीगल, आपकी उम्र 17 साल 18 साल की हो चुकी है और आप लोगों ने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा इलीगल
कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट के बारे में। या आपने जनरली ये इलीगल वर्ड सुन लिया होगा कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं इलीगल काम नहीं करता। ऑल वेल, तो इलीगल क्या है? बहुत सिंपल। मान लो कि मैं किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता हूं, तो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड होता है। क्या उस एग्रीमेंट पर मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? मुझे कोई सजा होगी? नहीं, वो तो सिर्फ यूजलेस एग्रीमेंट हुआ, मेरे को कोई सजा नहीं होगी अगर मैंने किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर लिया तो। या मान लो मैंने किसी एग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं रखी, जैसे मान लो मैं फाउंडेशन का लॉ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंटर का लॉ और टैक्सेशन दोनों पढ़ाता हूँ, सीए इंटर लॉ भी और टैक्स भी दोनों पढ़ाता हूँ। किसी बच्चे ने मुझे 8,000 रुपए की फीस दी, मैंने समझा इसने लॉ के लिए दी है, बच्चा समझ रहा था कि उसने टैक्स के लिए दी है, तो हमारे बीच में क्या हो गया? सर्टेनिटी नहीं रहेगी। तो बाद में क्या होगा? बाद में क्या मेरे को कोई सजा मिलेगी? क्या बच्चे को कोई सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलने वाली। लेकिन इलीगल वो वाले एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड तो होते हैं, साथ में पनिशेबल भी होते हैं, जिसमें इंडियन पीनल कोड के तहत, आईपीसी आपने सुना होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी सजा भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी मेरे कॉम्पिटिटर ने, कोई भी मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मैं पढ़ाता हूँ और मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर पे बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है पड़ोसी के पास। अब पड़ोसी ने क्या करा? मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। तो पड़ोसी ने गुंडों से एग्रीमेंट किया होगा, पहले ऑफर दिया होगा कि भाई दीपक पाठक सर को, सर तो नहीं बोला होगा क्योंकि मारने भेजा, दीपक पाठक को मारना है, 50,000 रुपए दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। लेकिन ये कौन सा एग्रीमेंट है? इलीगल एग्रीमेंट। ऑल वेल। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो याद करो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? बनाते वक्त वैलिड, बाद में वो यूजलेस हो जाते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते वक्त वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले इलीगल हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका देता हूं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार आई थी, आई डोंट नो कब आई थी, 2015-16 में, जब भी एक सरकार आई, लालू प्रसाद यादव और उन्होंने गठबंधन किया था। नीतीश कुमार बहुत फेमस है, आप सब जानते हो, 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, 24 साल से सीएम है, और कब दल बदल ले कोई नहीं जानता। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उसके एक डिसीजन के बारे में कह रहा हूं। 2015 और 16 में अचानक से नीतीश कुमार की सरकार आई बिहार में, वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राज्यपाल के सामने शपथ ली। शपथ लेने के नेक्स्ट डे उन्होंने बिहार के अंदर शराबबंदी कर दी। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उससे एक दिन पहले तक बिहार के अंदर शराब खरीदना और बेचना कानूनी रूप से वैलिड था। और अचानक नेक्स्ट डे अगर कोई शराब पीता हुआ या बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको सीधा जेल। तो वो मतलब जब शराबबंदी हुई नहीं थी, नीतीश कुमार के डिसीजन से एक दिन पहले तक लोगों ने फ्यूचर के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे दारू की डिलीवरी के। जैसे मान लो किसी की शादी 1 महीने बाद, तो उसने मुझसे बोला मेरे को 100 पेटी शराब की चाहिए, तो मैंने भी कहा ओके आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि शराब बेचना और खरीदना वैलिड था। ये बात है 1 जनवरी की। और मान लो 2 जनवरी को नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि शराब बेचना बैन। तो जो 1 तारीख को हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था वो तो वैलिड था, क्योंकि शराब बेचना वैलिड था। लेकिन 2 तारीख को अब हमारा बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट अचानक से क्या बन गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, समझ में आ गया। और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जो बनाते ही पनिशेबल हो जाता है। तो यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड मतलब होता है जिसको कानून ने रोक लगा रखी है, जिसके ऊपर कानून ने उसके ऊपर क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। और मेड पनिशेबल बाय लॉ इज कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक एग्रीमेंट। तो यहां आपको देखना है इलीगल इज इक्वल टू वॉइड प्लस पनिशेबल। इलीगल क्या होता है? वॉइड भी होता है, साथ में पनिशेबल भी होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए गिव्स ₹1 लाख टू बी ए लोकल क्रिमिनल टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर। ये लीगल है। और अगर मैं किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करता हूं तो वो इलीगल नहीं है, दिस इज जस्ट वॉइड। कंक्लूजन क्या निकलता? बहुत अच्छा कंक्लूजन है ये। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल।
जैसे एग्रीमेंट विद माइनर नॉट इलीगल, अनसर्टेन एग्रीमेंट नॉट इलीगल, लेकिन मैंने किसी को सुपारी दी वो इलीगल हो जाएगा। ऑल वेल, तो ये हमारा इलीगल मेरे नोट से होता है। अब इंस्टीट्यूट की बुक से, तो आ जाओ प्यारो जल्दी से देखते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड और इलीगल के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। इंस्टीट्यूट ने आपका लिखा है, तो मुझे उम्मीद है पिछली कुछ क्लासेस से आपको लॉ के कुछ शब्द समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है सर इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा नहीं जाता, और मैंने जानबूझ के आपके लिए इंस्टीट्यूट की बुक ही जो है वो, बेटे एक मिनट, हेलो सर आप बहुत लेट हो गए हैं, मेरा ऑफिस बंद हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कल सुबह आ जाए 9 बजे से। नहीं नहीं, कोई नहीं लेगा, 9 बजे से 6 बजे के बीच में आ जाए। मैं आपका नंबर ही खोज रहा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं। हेलो, चलो कोई नहीं, सुबह, कोई बात नहीं सर, सुबह 9 से 6 के बीच में आप कभी भी आ जाए। ओके, सॉरी बच्चों, तो आ जाओ जी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपसे कुछ बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि पिछले कुछ समय से जब से आपने इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको लॉ के वर्ड समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि ये बच्चों की बहुत बड़ी दुविधा होती है। ये दुविधा क्या है, वो नोट से पढ़ लेते हैं, समझ में सब कुछ आ जाता है, टीचर्स बता भी देते हैं, लेकिन जब वो एंड में, क्योंकि बच्चों की आदत है हमेशा बुक को एंड में उठाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बुक हमेशा साथ साथ में, और बिल्कुल जैसे जैसे क्लास हो रही है वैसे वैसे बुक आपको पढ़नी है। तो वो बच्चा जो एंड में बुक उठाता है तो वो घबरा जाता है, बहुत बड़ा रीजन है लॉ में नंबर ना आने का, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की बुक से घबरा जाता है। एग्जामिनर आपको मार्क्स कब देगा, जब आप इस बुक के अंदर लिखे हुए शब्द को यूज करोगे, अपने शब्दों को आपको यूज नहीं करना, क्योंकि लॉ यूज करता है स्पेसिफिक वर्ड। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं वेरी गुड, तो कानून कहता है ये वैलिड है, और मैं बोल रहा हूं बैड, कानून कहता है यूजलेस, मतलब वॉइड। ऑल वेल, तो कानून के शब्दों का हमें यूज करना है। तो धीरे धीरे क्लासेस हमारी होती रहेंगी, मैं आपको बहुत सारी और भी चीजें बताऊंगा, कैसे नंबर लेके आने हैं, कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है, सेक्शन पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, याद करना है नहीं करना सेक्शनों को। तो धीरे धीरे की क्लासेस में मैं आपको छोटा छोटा डोज देता रहूंगा। तो खत्म करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को। कहता है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। फॉरबिड मतलब मना कर रखा है, फॉरबिडन मतलब मना कर रखा है कानून ने कि बेटे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट मत बना लेना। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इलीगल से कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी आप मत बनाना। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। ये बात मैंने अभी बताई, एग्रीमेंट विद माइनर इलीगल नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर आप किसी की सुपारी देने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, एग्रीमेंट करते हो, वो इलीगल है, और साथ में वॉइड भी है, मतलब पनिशेबल भी है और वॉइड भी है। तो डिस्पाइट दिस देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ केसेस दे आर वॉइड अब इनिशियो एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाँ, दोनों में एक बात बहुत अच्छी है, वॉइड भी वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये भी वॉइड अब इनिशियो होता है, इलीगल वाला भी वॉइड अब इनिशियो होता है, क्योंकि इलीगल वॉइड होता ही होता है, और वॉइड तो है ही वॉइड। ऑल वेल, तो एग्जांपल है देखो, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इमोरल हुआ, इमोरल मतलब होता है सोसाइटी जिस चीज की इजाजत नहीं देती, मोरल मतलब होता है सोसाइटी जिस चीज की इजाजत देती है। तो मुझे लगता है मेरे को आपको और डिटेल में बताना चाहिए। बेटे दो वर्ड होते हैं, आपको अच्छा लगेगा सुन के, ये जनरली भी इन शब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सबको ये बात पता होगी। एक वर्ड होता है बेटे मेरे एथिक्स। क्या होता है, एथिक्स होता है, और दूसरा वर्ड होता है मोरल। एक वर्ड होता है एथिक्स, एक होता है मोरल। ध्यान से सुनना क्या होता है इसका मतलब। एथिक्स का मतलब होता है किसी, एथिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। किसका सर, किसी इंडिविजुअल का प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर।
कोई एक इंडिविजुअल क्या सोच रखता है। बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप कभी शराब की दुकान से गुजरना तो देखना कि शराब की दुकान में बहुत सारे लोग शराब खरीद रहे होंगे, लेकिन वहीं पर कई लोग जो शराब की दुकान से गुजर रहे होते हैं वो शराब नहीं खरीदते, क्योंकि इंडिविजुअली उनको क्या लगता है कि शराब पीना गलत है। एथिकली वो शराब को गलत मानते हैं, लेकिन मोरली, मोरल मतलब सोसाइटी की सोच, मोरली शराब पीना गलत नहीं है। गलत होता तो सरकार बेचती रही और लोग उसको पीते नहीं। आया समझ में? आपको और एक एग्जांपल देता हूं एथिक्स और मोरल के बीच में। बेटा आप लोग थोड़े से एडल्ट भी हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो मुझे लगता है ये एग्जांपल मैं दे सकता हूं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाओ, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप जाते हो तो वहां पर कई सारी कंट्रियों में अबॉर्शन वैलिड होता है, लीगल होता है। अबॉर्शन आप सब समझ गए, बच्चा गिराना हिंदी में बोलते हैं इंडिया में। अबॉर्शन इज वैलिड इन वेस्टर्न कंट्री, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जो पर्सनली इस चीज को गलत मानते हैं। मतलब मोरली अबॉर्शन वैलिड है, एथिकली वहां पर कुछ लोग इस चीज को गलत मानते हैं। तो मोरल इज द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी एंड एथिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ऑल वेल, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल। अगर कोई इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इलीगल होता है। एग्जांपल देता हूं, कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अमीर बंदे को बेच रहे हैं। बेटे एडॉप्शन नहीं कह रहा, एडॉप्शन इज द डिफरेंट थिंग। अगर वो बच्चा गोद ले रहे हैं तो वो अलग बात है कानूनी रूप से, लेकिन एक गरीब माँ बाप अमीर फैमिली को अपना बच्चा बेच रहे हैं, ये इमोरल है। बेटे मेरे ये इलीगल भी है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब अपोजिट है। ऑल वेल, तो एक और एग्जांपल यहां इन्होंने दिया हुआ है। सिमिलरली इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर, बेटा ये चीनी नहीं है, ब्राउन शुगर ड्रग्स होती है, तो इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो अब यहां पर ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। एक वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, वॉइड होता है, हम भी जानते हैं। The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered void, and one of these factors is unlawfulness of object and consideration of the contract, that is illegality of contract which make it void. The illegal and void agreement differ from each other. तो कानून ये बात बोलता है कि void एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में void होना जरूरी है। void एग्रीमेंट भी void ab initio होता है, इलीगल एग्रीमेंट void भी होता है, पनिशेबल भी होता है। लेकिन void एग्रीमेंट के अंदर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इलीगल वाले में पनिशमेंट मिलेगी। दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। एग्रीमेंट विद माइनर सिर्फ void है, लेकिन अगर मैं किसी को जान से मारने के लिए सुपारी दे रहा हूं तो वो इलीगल है। ऑल वेल, तो अब यहां पर एक डिफरेंस है, जरा डिफरेंस देख लेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस, void एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। जरूरी नहीं है सारे void इलीगल हो। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर, वो void होता है लेकिन वो इलीगल नहीं होता। इलीगल एग्रीमेंट जरूर जरूर पक्का void होंगे। ठीक है। दूसरा नेचर, void एग्रीमेंट को लॉ ने फॉरबिडन नहीं कर रखा। फॉरबिडन मतलब लॉ कहता है, लॉ ये नहीं कहता कि आप इसको कर ही नहीं सकते, लेकिन इलीगल में फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन मतलब जिस पर रोक लगा रखी है। वॉइड एग्रीमेंट में पार्टीज को पनिशमेंट नहीं मिलती। खुद ही सोचो, मैंने अगर किसी 17 साल 363 दिन वाले बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मुझे पता ही नहीं था वो माइनर है, उसने बताया भी नहीं, बाद में पता लगा वो माइनर था, तो हमारा एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन क्या मेरे को कोई सजा मिलेगी? तूने तो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इलीगल एग्रीमेंट मैं करता हूं तो वो पनिशेबल होगा। क्लियर है जी। और लास्ट है बेटे कोलेट्रल एग्रीमेंट। कोलेट्रल शब्द का मतलब होता है जुड़े हुए। कौन से? जुड़े हुए। मतलब मैंने अगर वॉइड एग्रीमेंट एक किया है तो वॉइड के साथ एक और एग्रीमेंट किया है जो वैलिड है, वॉइड वाला वॉइड माना जाएगा और वैलिड वाला वैलिड माना जाएगा। एक एग्जांपल अभी दूंगा। कोलेट्रल कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। ठीक है।
जैसे मैंने किसी मिस्टर एम के साथ एक एग्रीमेंट किया, किसी डी ने, बेटे पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, किसी मिस्टर डी ने, चलो मैं ओरली बता देता हूं, किसी डी ने, हाँ सही हो गया, एम के साथ एक एग्रीमेंट किया। तो एग्रीमेंट ये था, एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, और इसने इसके साथ एक दूसरा भी एग्रीमेंट किया था जो प्रॉपर सर्टेन था। जैसे मान लो एम ऑयल बिक रहता है और वो 10 तरीकों के ऑयल बेचता है, तो मैंने उसको 100 टन ऑफ ऑयल का जो है ऑर्डर दिया, तो यहां क्लैरिटी नहीं रखी, तो मेरा ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। लेकिन एम जो है वो पनीर भी बेचता है, तो मैंने एक तो 100 टन ऑफ ऑयल का एग्रीमेंट किया और एक दूसरा एग्रीमेंट भी उसके साथ किया 1 केजी पनीर का। तो ये जो पनीर वाला एग्रीमेंट है, ये वाला, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब ये तो वैलिड है, और इसको कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जुड़ा हुआ। यूनिट नंबर 3 में इसकी और डिटेल्स आएंगी। तो जुड़ा हुआ एग्रीमेंट क्या होता है? वैलिड होता है। समझ में आ गया? क्लियर है जी? अब कोलेट्रल एग्रीमेंट इलीगल में कह रहा है एग्रीमेंट कोलेट्रल टू इलीगल आर ऑलवेज वॉइड। देखो, वॉइड के साथ के कोलेट्रल वैलिड होते हैं और इलीगल के साथ में कोलेट्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं इसका इलीगल का। मान लो मेरी एक दुकान है, एक बंदा आया मेरे से काम मांगने के लिए, उसने कहा कि भाई क्या मुझे नौकरी पे रखोगे? मैंने कहा तेरी तनख्वाह 40,000 रुपये। उसने कहा थैंक यू, मजा आ गया। मैंने कहा देख, तू 10 से 6 मेरी दुकान पे बैठेगा और 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान के पीछे, अब सुनना, दुकान के पीछे मैं इलीगल तरीके से पत्ते खिलवाता हूँ, तेरे को वो भी मैनेज करना है, मतलब सट्टा खिलवाता हूँ। उसने कहा ओके। अब खुद ही सोच के बताओ, 40,000 रुपये उसको जो मिल रहे हैं, इस वैलिड काम को करने के मिल रहे हैं या ये जो 6 से 11 वाली जॉब है उसके लिए मिल रहे हैं? दोनों के लिए मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये 40,000 को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये वॉइड हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है? ये इलीगल था। 6 से 11 सट्टा में खिलवा नहीं सकता और नौकरी पे भी नहीं रख सकता किसी को। समझ में आ गया जी? तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये इलीगल वाला टॉपिक भी समझा पाया। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक और है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जरा ये भी कर लेते हैं, फिर हमारा ये ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। बेटा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बहुत सिंपल है बेटे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कानून में लिखी हुई तो सारी बातें हमने फॉलो कर दी, जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट चाहिए होते, मैंने 10 के 10 पॉइंट रख दिए, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्या हो गया? अनएनफोर्सेबल। रिपीट कर रहा हूं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस, हर चीज में वो ठीक होते हैं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, लाइक मान लो नॉट प्रॉपरली राइटिंग, प्रॉपर राइटिंग में नहीं था, प्रॉपरली साइन नहीं करे, प्रॉपरली डेट नहीं लिखी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंप ड्यूटी लगानी थी वो स्टैंप ड्यूटी लगाना भूल गए, मतलब कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल हो गया। अनएनफोर्सेबल मतलब लीगल एक्शन इस पर हम नहीं ले सकते। तो देखना, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by the limitation। अब ये barred by limitation क्या है? तो barred मतलब होता है रोक, लिमिटेशन मतलब समय की। एक ना कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963। वो कानून ये कहता है बेटे, अगर किसी क्रेडिटर ने किसी डेटर को पैसे दिए उधार, तो डेटर ने एक ड्यू डेट दी होगी, मान लो डेटर ने ड्यू डेट दी 2 महीने की, उधार दिया था 20,000 का।
अब 2 महीने बीत गए, क्रेडिटर डेटर के पास गया, ला भाई मेरे पैसे दे। डेटर ने कहा यार अभी तो पैसे नहीं है यार, 1-2 महीने और रुक जा, ये वो। तो ड्यू डेट पर डेटर ने डिफॉल्ट करा, पैसे नहीं दिए। तो अब बताओ क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर पे क्या अधिकार है? लीगल एक्शन लेने का। क्रेडिटर भी ढीला बंदा था। क्रेडिटर ने ड्यू डेट पर डिफॉल्ट होने के 3 साल तक लीगल एक्शन नहीं लिया। तो बेटे मेरे एक कानून है, कानून का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। वो ये कहता है कि अगर किसी क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए और ड्यू डेट हो गई, ड्यू डेट पर डेटर ने पैसे नहीं चुकाए, तो क्रेडिटर 3 साल के अंदर उसके अंदर लीगल एक्शन ले ले, और अगर लीगल एक्शन नहीं लेता तो 3 साल बाद मान लिया जाएगा ये एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल। यानी कि 3 साल बीतने के बाद क्रेडिटर डेटर पर एक्शन नहीं ले सकता। तो इसको कहते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन। उम्मीद है समझा पाया। एक्सेट्रा वन और बोथ द पार्टी कैन नॉट सी अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल है यहाँ पर, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2018। ए ने बी से गुड्स लिए 2018 में, लेकिन पेमेंट 2022 तक नहीं करी। तो बेटे देख कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 3 साल क्रॉस हो गए। तो अब ए बी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो दिस इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट which are good in substance but due to some technical reason like not proper stamping, not proper signed, not proper registered, barred by limitation, the contract becomes unenforceable। ठीक है बच्चे? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने कर लिया, एनफोर्सिबिलिटी हमने कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग यहां से शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको क्या करना है बेटे, अगर समझ में आ रहा है आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने स्टूडेंट्स के पास आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत और बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच।